In my family, we have both genes. My grandfather was dark, but my grandmother was fair. Forget South Indian fair. Forget North Indian fair. Imagine an Afghanistani. Albino. That's how fair she was. And they both got married. Because my grandfather was dark and rich. My grandmother was fair and poor. Now I am dark and poor. हाँ, यही चीज आज हमें पढ़नी है। ये जेनेटिक्स है ना यार, जो दिखने में बहुत डिफिकल्ट होता है, चीजें समझ नहीं आती, भाषा ही समझ में नहीं आती कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है क्यों? क्योंकि हमारे जो मेंडल भाई साहब हैं, है ना, मेंडल भाई साहब हैं, ये थोड़ा सा जेनेटिक्स को अच्छे से समझा नहीं पाए। He is very good biologist, he is very brilliant scientist, but शायद वो एक अच्छे टीचर नहीं है, क्योंकि वो सिंपल भाषा में नहीं बता पाए, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए और हमेशा जेनेटिक्स को एक खतरनाक चीज की तरह समझने लग गए। बट डोंट वरी, आज मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है जेनेटिक्स। देखो, इट्स ऑल अबाउट डीएनए। अभी जैसे साई किरण सर ने बोला, डीएनए किस तरीके से मिक्स होगा और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। दिस इज इट, यही है आपका जेनेटिक्स। क्या होगा, एक डीएनए जाके दूसरे डीएनए को बोलेगा लेट्स बी टुगेदर, लेट्स गेट मैरिड। फिर इन दोनों के रीमिक्सिंग से अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट मतलब इनके बच्चे कैसे होंगे, है ना, लंबे होंगे, काले होंगे, इन पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुए हैं वो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अब इनके मिक्सिंग से कुछ डिसीजेस भी पास ऑन होगी, जिसको हेरिडिटरी डिसीजेस बोला जाता है, उन डिसीजेस के बारे में पढ़ना होगा। अब ये दोनों की इंटरमिक्सिंग किस हिसाब से हुई होगी, इस हिसाब से हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कि इनका जो बच्चा होगा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा उनका ब्लड ग्रुप भी हमें पता लग सकता है अगर हम इनके डीएनए की मिक्सिंग अच्छे से स्टडी कर ले। दैट्स इट, इतनी सी चीज़ें पढ़नी, और ये आपके डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन दिला देंगी इन योर सीडीएस एग्जाम, राइट। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आपको समझ में आएगी ये चीज़, सिंपल भाषा में समझ में आएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव यू वन होमवर्क। होमवर्क क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो था ना वो आपके हिट लिस्ट में था, हॉट टॉपिक में था। दिस क्वेश्चन इज अबाउट आपका डीएनए और आरएनए के डिफरेंस से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन इज अबाउट योर सेल ऑर्गेनली। इसका रिलेशन हमारे प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास का था। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ यार 30 डेज की क्लासेस जो सीडीएस की लगी है उसको ख़त्म करो। एग्जाम के दिन फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बेटर 1 घंटा शिद्दत से बैठ के पढ़ाई खत्म करो। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलो आज से शुरू करते हैं, बाप से शुरू करते हैं पहले। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये हमने बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास से भी शुरू किया था, G.J. मेंडल, है ना। ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं और इन्होंने ही हमें क्या दिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेंडल साहब है ना, थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाए, शायद बहुत अच्छे टीचर नहीं थे, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्स भाषा है उसको हम देसी लैंग्वेज में समझेंगे आज। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। जहाँ पे भी कोई बात समझ में नहीं आ रही वापस स्क्रॉल बैक करके देखना, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में बेशक बहुत से डाउट्स आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स मच मोर अगर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो 3 है वो दिए हैं मेंडल साहब ने। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जीन्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, डीएनए का वो सेगमेंट जो आपके इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको जीन बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये आपकी इनहेरिटेंस वाली जीन्स है। ठीक है, ओके, जीन्स। और फिर एक अच्छा सा टर्म आता है अलील, है ना। अलील क्या होता है? बेसिकली एक जीन का टुकड़ा ही होता है जो हमेशा पेयर्स में ही रिप्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे आगे, पेयर्स में ही रिप्रेजेंट, ये कभी अलग नहीं रहता। आपने अपने 10th 11th 12th क्लास में थोड़ा सा देखा होगा, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होते हैं ना, कैपिटल T स्मॉल t। ये आपका टॉल प्लांट है, ये आपका शॉर्ट प्लांट है, तो ये हमेशा पेयर्स में ही इसे अलील्स बोला जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे।
तो ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। इतनी बात आपको समझनी है, बाकी चीज़ें आपको अलग समझ आ जाएगी। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, कबीर सिंह और प्रीति की मदद से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन था सबसे डोमिनेंट इस मूवी में? कबीर सिंह। डोमिनेंट होने का मतलब क्या है? कभी भी कोई भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस आएगा तो किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और यहाँ पे प्रीति थी रेसेसिव कैरेक्टर। यही सेम चीज़ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर दो पेरेंट्स साथ में आते हैं तो हमेशा डोमिनेंट वाला सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फॉर्म ऑफ पेरेंटल ट्रेट इन द F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इनके बच्चे जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही होंगे, ठीक है। नहीं बात समझ में आ रही? वापस समझाती हूँ मैं। जैसे मेंडल का फेवरेट प्लांट था आपका पी प्लांट, इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे, तो उसके दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये रिप्रेजेंट करता है आपका एकदम स्ट्रॉन्ग टॉल प्लांट, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ प्लांट, मतलब शॉर्ट प्लांट। ओके, अब इनके जो बच्चे होंगे, है ना, इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? टीटी 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 टीटी, है ना। ये यहाँ पे इस तरीके से, मतलब अगर मर्ज होंगे तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। जब जब डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे दिखेगा तब तक ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल रिजल्ट होगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, दिमाग को डाइजेस्ट करने की यहाँ पे आदत डालनी पड़ेगी। ओके, एक बात एक और समझो, ये जो पेरेंट है ये आपका प्योर टॉल है, ठीक है। अब इसका जो ऑफस्प्रिंग है ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर हो चुका है। 50% इसमें रिसेसिव ट्रेट आ चुका है, बट स्टिल ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? आपका टॉल प्लांट रिप्रेजेंट करेगा। कहने का चाहता है ये फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद की बात करें तो आपका रेसेसिव रिप्रेजेंट हो पाएगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी इतनी बात समझ में आई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बट वंस आई एक्सप्लेन दिस आपको सब समझ में आ जाएगा। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहता है जीनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस? सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीनोटाइपिक होता क्या है। जीनोटाइपिक को समझने के लिए आपको फिनोटाइपिक भी समझना पड़ेगा। फिनोटाइपिक क्या होता है? अगर आप इस लड़की को जज करते हो कि ये लड़की काली है ना, इस तरीके से जज करते हो एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल लुक्स के हिसाब से, है ना। लुक्स के हिसाब से अगर आप किसी को भी जज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, फिनोटाइपिक फीचर्स, जो बाहर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका दिल देखते हो, इसकी जीन्स देखते हो कि ये लड़की अंदर से कैसी है, तो उसको क्या बोला जाता है? जीनोटाइपिक बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे अगर आप ये कह सकते हो, आपने सुना है किसी की सास को ऐसे बोलते हुए कि मेरी बहू के जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर, मतलब काली सावली टाइप है लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है? उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से अच्छे नहीं है, बट जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स है वो बहुत बढ़िया है। बात समझ में आई? एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ आपका डोमिनेंस ही लागू पड़ेगा। यहाँ पे और बेहतर समझ में आएगा। जैसे टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, दोनों की शादी करी, दोनों को क्रॉस करा, हमें रिजल्ट F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला? सारे प्लांट्स थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन जहाँ जहाँ कैपिटल टी होगा वहाँ वहाँ आपका टॉल कैरेक्टरिस्टिक ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है। लेकिन जब आप F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन की बात करोगे, सेकेंड जनरेशन मतलब अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, वो वाला आ चुका है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें कैपिटल टी स्ट्रॉन्ग। इसको क्या बोला जाता है? जब दोनों यहाँ पे कैरेक्टर सेम है तो उसको होमो बोला जाता है, ठीक है, होमोजाइगस।
ठीक है, होमो से समझ में आ गया, रिलेट कर लोगे कि अगर एक मतलब जो गे लोग होते हैं या जो लेस्बियन लोग होते हैं, मतलब बॉय बॉय गर्ल गर्ल, उसको क्या बोला जाता है, होमोसेक्सुअलिटी, मतलब दोनों जब सेम होते हैं उसको होमो बोला जाता है, और ये जो कैरेक्टर्स जब अलग होते हैं उसको हेट्रो बोला जाता है। ठीक है, तो अगर सीडीएस की भाषा इस तरीके से, मैं क्यों समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि सीडीएस की भाषा बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, तो ये अगर इस भाषा का उपयोग करती है तो आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या होता है कि आपको एक पूरा प्योर टॉल मिला, दो आपको यहाँ पे ये प्लांट्स भी टॉल होंगे, जब जब कैपिटल टी आएगा आपका प्लांट टॉल ही होगा, और फिर एक लास्ट आएगा आपका स्मॉल टी जो कि रेसेसिव है, इसमें ये प्लांट आपका छोटा होगा। ठीक है, तो अगर फिनोटाइपिक वाइज देखें, फिनोटाइपिक वाइज मतलब इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखें, टॉल है या शॉर्ट है, तो यहाँ पे आपको 3 टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, है ना, क्या मिल रहे हैं, 3 टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, एक आपका ड्वार्फ मिल रहा है ना, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो तो 3:1 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पूछा है, जीनोटाइपिक रेशियो, और यहीं पे वो बच्चे मार खा जाते हैं जो सिर्फ रट के जाते हैं और कंसेप्ट आपका देख के नहीं जाते, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। जीनोटाइपिक अगर आप देखो तो आपका सिर्फ एक ही प्लांट है जो होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, 2 प्लांट्स है आपके जो हेट्रोजाइगस टॉल है और एक आपका होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो जीन्स इसके कैसे हो जाएंगे, 1:2:1, ये हमसे पूछा था। अब कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ आपका क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ कैसा होता है, अब अच्छे से समझ में आ गया। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे। चलो इससे आगे चलते हैं। द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज, देखो अब मेंडल साहब ने क्या करा था, अलग अलग टाइप की स्टडी के लिए इन्होंने क्रॉस करना शुरू किया था। सबसे पहले तो इन्होंने इस तरीके से क्रॉस किया, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या बोला जाता है, होमोजाइगस टॉल, इसको क्या बोला जाएगा, होमो, दोनों ही सेम है, होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर है। पहले इसको क्रॉस करा था, ये आपके पेरेंट्स हो गए, पी जनरेशन जिसको बोला जाता है, पेरेंट्स वाली जनरेशन। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिले थे, 4 टॉल आपको प्लांट्स मिले थे, बट यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था, हेट्रोजाइगस आपको टॉल मिला था, हेट्रोजाइगस, राइट, ओके। फिर इसे क्या बोला जाता था, F1 जनरेशन, फिर इसको भी फर्टिलाइज किया जाता था, F2 जनरेशन। फिर यहाँ पे आपको रेशियो कुछ और मिलता था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का है। टेस्ट क्रॉस, अब देखो अगर आप बाहर से प्लांट को देखते हो, टॉल तो ये भी है, टॉल तो आपका ये भी है ना, ये टॉल नहीं है, ये तो स्मॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा हेट्रोजाइगस है या कौन सा होमोजाइगस है, क्योंकि देखो अब ये वाले टॉल को अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझते हैं हम, कि अब मुझे शादी करनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे टॉल हो, तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि यार मैं तो शॉर्ट ही हूँ, मतलब मेरी हाइट कम है, तो मुझे इस ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो टॉल हो, ताकि मेरे बच्चे सारे टॉल हो, है ना। बट अगर मैं ऐसे टॉल इंसान से शादी कर रही हूँ जो एक्चुअली होमोजाइगस टॉल है, तो मेरे बच्चे सारे टॉल हो जाएंगे। बट अगर वो हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब इसमें एक रिसेसिव जीन भी है, तो हो सकता है मेरा एक बच्चा शॉर्ट पैदा हो जाए, है ना। तो बस इसी चीज़ को और ये चीज़ अब आइडेंटिफाई कैसे होगी, हो तो नहीं पाएगी, ये तो वैसे भी टॉल है, वैसे भी टॉल है। अब ये पता लगाने के लिए मेंडल ने किसी भी एक होमोजाइगस आपके रेसेसिव कैरेक्टर के साथ उसका क्रॉस कर दिया था, कि कोई भी एक टॉल आ जाए उसको हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कर देते हैं, फिर बच्चे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली कौन सा वाला टॉल था। तो इसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, ताकि हमें पता चल सके कि ये होमोजाइगस टॉल है
होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। अगर मुझे अपने बच्चे सारे लंबे चाहिए तो मुझे हेट्रोजाइगस टॉल से शादी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उससे शादी करने पे मेरा बच्चा शॉर्ट पैदा हो सकता है। मुझे होमोजाइगस टॉल से शादी करनी चाहिए ताकि मेरे बच्चे सारे के सारे लंबे हो। बात समझ में आ रही है? ओके। बैक क्रॉस का मतलब था कि पेरेंट्स के साथ उसको हाइब्रिड करवाया जाए, ठीक है, पेरेंट्स के साथ हाइब्रिड करवाया जाए। इससे क्या होता है कि अगर कुछ पेरेंट्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, है ना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाने के लिए वो बैक क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट्स के साथ बैक क्रॉस करने को बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ क्रॉस करने को बैक क्रॉस कहते हैं। ओके, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है सेपरेशन, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन से। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन आपके जो दो अलील्स हैं जो पेयर्स में थे, हमेशा स्टार्टिंग से मैंने बताया था, जो पेयर्स में रिप्रेजेंट होते हैं वो अलग हो जाएंगे। अलग होकर वो किसी और अलील के साथ पेयर बनाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? Law of segregation states that for any trait, each pair of allele of gene split and one gene pass from one parent to offspring। जैसे यहाँ पे देखो बॉय की और गर्ल की आप बात करो, चलो बॉय गर्ल नहीं बात करते हैं, मैन और लेडी की बात करते हैं। मैन के पास आपके कितने क्रोमोसोम्स है? 44 तो आपके ऑटोसोम्स है नॉर्मल वाले, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करनी है ना। सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होता है। मैन के पास कौन सा होता है? एक्स और वाई, एक्स और वाई, ओके। और फीमेल के पास एक्स और एक्स होता है। पहले इन दोनों की बात ध्यान से सुन लो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाई है ना, वाई ये हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है। वाई इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द मेल कैरेक्टर्स, और जो एक्स है दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग फीमेल कैरेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? फीमेल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है ये। अब आप बोलोगे कि एक्स तो यहाँ पे भी है, तो ये क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे बच्चे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी कुछ कुछ फीमेल कैरेक्टर, एक बॉय में भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे बॉय ऑल्सो हैव ब्रेस्ट, बट उसके वाई के कैरेक्टर की वजह से जो एक्स है वो दब के रह जाता है, वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो पाता। दैट्स वाई उनके मतलब वाई कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से उनके ब्रेस्ट होते हैं बट डेवलप्ड नहीं होते। लेकिन गर्ल में क्या होता है? गर्ल में एक्स कैरेक्टर आपका और खुल के रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे कोई वाई कैरेक्टर नहीं है एक्स को सप्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे सारे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के आएंगे। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आगे जब डिसीजेस भी पढ़ेंगे ना तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। वाई रिप्रेजेंट्स मेल, एक्स रिप्रेजेंट्स फीमेल, ओके। और वाई के प्रेजेंस से यहाँ पे एक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सप्रेस हो जाते हैं। अदरवाइज बॉय ऑल्सो हैव फेमिनाइन कैरेक्टर्स बट द सप्रेस्ड वन, अंडर डेवलप्ड वन, ओके। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक्स और एक्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंटली अपना चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये नंबर अभी भूल जाओ, इस नंबर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है अभी हमारे पास। ये एक्स और वाई के साथ मिक्स हुआ, ये यहाँ पे एक्स और एक्स, ये एक्स और ये एक्स मिल गए, यहाँ पे ये एक्स और दूसरा वाला एक्स मिल गए, यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। इस तरीके से हमें इनके बच्चों के बारे में पता चल गया। एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है कि यहाँ पे भी जो अलील था एक्स वाई, ये दोनों सेपरेट हो गया ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। समझ में आई बात? जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आपको जाना पड़ेगा,
अलील को जाना पड़ेगा, तब वो सेपरेट कर जाएगी। यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है। आई डोंट नो हम इसे बहुत डिफिकल्ट क्यों समझते थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इट्स माई चॉइस। क्या कहता है? इट्स माई चॉइस। मतलब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट अलील हो गया था, है ना, पहले ये हमेशा पैर में थे, फिर ये इंडिपेंडेंट मतलब ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद वो अपनी मनमर्जी से किसी के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, और फिर डोमिनेंट और रेसेसिव के हिसाब से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट states that completely different pair of alleles are passed on to offspring independent to each other। ऐसा नहीं है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, इसके पास जाऊँ। There could be possibility of anything। जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, आई कैन नॉट राइट नाउ अगर मैंने जूम किया है, बट देखो F1 जनरेशन हमें कैसी मिलेगी। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या था, कैपिटल P कैपिटल T कैपिटल L कैपिटल L। यहाँ पे प्योर पेरेंट है। अब याद करो लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल P कैपिटल L कैपिटल L, यहाँ पे स्मॉल वाला आ गया। तो हमारे पास F1 जनरेशन कैसी होगी? डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाली होगी, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाली होगी। लेकिन F2 जनरेशन हमारी यहाँ पे कैसी हो जाएगी? अगर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रेशियो आ जाएगा? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 16 आपके पर्पल आए हैं, बाकी के आपके पिंक आए हैं। ठीक है, तो आपके पास 16 पॉसिबिलिटी। तो फिनोटाइपिक रेशियो तो आपका यहाँ पे 12/16 3:4 आ जाएगा, बट जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे बहुत अलग वेरी कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अब फिर समझ में आएगा आपको। इफ अ प्लांट विद जीनोटाइपिक ये इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मतलब ये कहना ये चाहते हैं अगर इसको आप आपस में क्रॉस करोगे, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बी बी क्या होगा। ठीक है, ये यहीं से देख लो आप, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इतना प्योर कैरेक्टर सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आ रहा है। आउट ऑफ 16 पॉसिबल आउटकम्स सिर्फ एक बार आ रहा है आउट ऑफ 16। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो? बढ़िया, ओके आगे बढ़े। दिस इज लॉ ऑफ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, फिर देखते हैं हेरिडिटरी डिसीजेस मतलब जो आपको इनहेरिटेंस में मिलती है। ठीक है, जायदाद जैसे मिलती है ना, वैसे डिसीजेस भी मिलती है भाई। जैसे हीमोफीलिया ए चिपक जाता है एक्स के साथ। एक्स जो जीन है आपका XXXY वाला जो X है, वहां पे आपका हीमोफीलिया ए चिपक जाता है। बेसिकली ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 की दिक्कत है, विच कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लीडिंग एंड यूजुअली इफेक्ट्स मेल। अब मेल में क्यों होता है? पहले तो हीमोफीलिया ए आपको समझ में आ गया। दिक्कत क्या होती है कि आपका ब्लड नहीं रुकता है। ये इसको है ना रॉयल डिसीज भी बोला जाता है। रॉयल डिसीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनकी पूरी फैमिली में भी ये हीमोफीलिया की दिक्कत है कि एक बार जब आपको चोट लगी तो खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, उसकी कमी की वजह से। ओके, अब ये एक्स लिंक डिसीज है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे देखो फादर XY ये नॉर्मल है, ठीक है, और मदर कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन है XX। ये जो रेड है वो रिप्रेजेंट करता है आपका हीमोफीलिया। यहाँ पे हीमोफीलिया X लिंक्ड है, तो ये इस वाले X के साथ चिपक गया है। अब देखो इनके बच्चे क्या होंगे, बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं इनके? सन डॉटर। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि इनके अगर एक फादर और एक मदर मैरी करते हैं तो उनकी 4 पॉसिबिलिटीज इस तरीके से हो सकती हैं, फीमेल मेल ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो सन अगर ये इस एक्स से
और इस Y से ज्वाइन हुआ है, मतलब ये जो गंदा वाला हीमोफीलिया लिंक्ड X के साथ अगर Y ज्वाइन हुआ है तो इसका कैसे हो जाएगा XY जहाँ पे X तो आपका खराब वाला है, हीमोफीलिया वाला, तो आपके बेटे को, इनका जो बेटा होगा वो हीमोफीलिया वाला होगा, और इनकी बेटी जो इस X से आई है ना, इस वाले X से जो बेटी आई होगी उसका क्या हो जाएगा XX, मतलब एक तो इसका इन्फेक्टेड है लेकिन एक तो सही है, दूसरा X तो सही है इसका, तो ये कैरियर होगी, हीमोफीलिया की कैरियर का मतलब क्या है कि इसको हीमोफीलिया नहीं है, ये बस कैरी कर रही है, ये जो मदर है इनको हीमोफीलिया नहीं है। कैरियर का मतलब हीमोफीलिया होना नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब ये उस कैरेक्टरिस्टिक को कैरी कर रही है। जैसे ये वाला T और T था, मतलब रेसेसिव जीन यहाँ पे था लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, सेम एज दिस। लेकिन दूसरा जो सन होगा जो इस वाले X से आया होगा, ये वाला X और ये वाला X अगर मिलता है तो नॉर्मल सन पैदा होगा, और ये वाला X और ये वाला X मिलता है, नॉर्मल वाले X अगर मिलते हैं तो वो डॉटर भी कैरियर नहीं होगी हीमोफीलिया की, वो बिल्कुल नॉर्मल डॉटर होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस तरीके से एक्स लिंक जो डिसीजेस होती हैं वो खतरनाक होती हैं मेल्स के लिए, जबकि फीमेल उसको सिर्फ और सिर्फ कैरी करती हैं, ठीक है, उसके बहुत लेस या तो ना बराबर चांस होते हैं कि उसको खुद को हीमोफीलिया हो। ओके, बाकी हेरिडिटरी डिसीज क्या है जो एक्स लिंक्ड है? कलर ब्लाइंडनेस, उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग कलर्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते, दिस इज ऑल्सो एक्स लिंक डिसीज। बाकी ये तीनों तो सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है विच लीड्स टू फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। यहाँ पे आप ध्यान से पॉज करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या होता है। राउंड फेस हो जाता है आपका, ब्लर स्पीच हो जाती है ना, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन जैसे लगते हो आप। एग्जैक्टली क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाता है, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 भी इसको बोला जाता है। मतलब ये एक्स्ट्रा जेरोक्स होने की वजह से बेचारे को डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। 21st क्रोमोसोम जो आपका है वो एक और बार आपका रेप्लिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लिफ्टर सिंड्रोम देख लेते हैं। क्लिफ्टर सिंड्रोम में क्या दिक्कत होती है कि ये एक लड़का होता है जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है? आपकी 40 23 पेयर्स होते हैं ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएगा ना, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। बट इसमें बेचारे के पास एक और एक्स क्रोमोसोम है। अब आप खुद सोचो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। आपका जो नॉर्मल मेल था, नॉर्मल मेल XY था, है ना, X होने की वजह से आप में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Y वो सप्रेस हो जा रहा था। बट अब यहाँ पे गलती से, मतलब गलती हो गई नेचर से कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मतलब इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो XXY होगा, XY नहीं होगा, XXY होगा। तो अब तो यहाँ पे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रिप्रेजेंट होने लगेंगे। तो ये लोग कैसे होंगे? एक्चुअली दीज वर बॉयज ओनली, बॉय ही होगा क्योंकि वाई कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ऐसा बॉय होगा जिसमें लड़कियों वाले जो फिजिकल फीचर्स हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लिफ्टर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम में आपका जो एक सेक्स क्रोमोसोम है वो कम हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम। ये लड़कियां होती हैं बेसिकली जिसमें फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती हैं। आपने ऐसी लड़कियां देखी होगी जो बहुत ज़्यादा मैनली लगती हैं, बहुत ज़्यादा बॉय जैसी लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि XX क्रोमोसोम नहीं होते, उसमें X0 एक गायब हो जाता है, होता ही नहीं है। इसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? डाउन सिंड्रोम में एग्जैक्टली क्या होता है? ट्राइजोमी 21st क्रोमोसोम होता है जो आपका, उसका रेप्लिकेशन ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गलत बात है ना। X0 वाला क्या था? अभी हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। ओके,
फिर क्लिफ्टनर सिंड्रोम, क्लिफ्टनर सिंड्रोम में ये बात सही है, देखो XXY, X एक्स्ट्रा आ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो दिस इज करेक्टली मैच्ड, राइट, ठीक है। ये दोनों भी देख ही लेते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एक्चुअली आपका क्या होता है, RH लिंक डिसीज होता है, ठीक है, RH फैक्टर जो होता है उससे लिंक डिसीज होता है। और कलर ब्लाइंडनेस आपका X लिंक्ड होता है, क्या होता है, X लिंक, तो हमारा B यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है? सिकल सेल एनीमिया इज अनदर आपका हेरिडिटरी डिसीज। देखो इसमें क्या होता है कि आपके जो आरबीसीज होते हैं वो इस तरीके से सिकल सेल हो जाते हैं, सिकल सेल, खून की कमी हो जाती है। इसमें होता क्यों है? क्योंकि आपकी जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह गलती से वेलिन आ जाता है। नेचर से ये गलती हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय वेलिन। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इस तरीके से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A disorder which is linked to Y chromosome in humans. X लिंक तो हमें पता चल गया, X लिंक्ड होता है तो हमेशा बेचारा मेल ही पिसता है। अब Y लिंक डिसीज होगी तो क्या होगा? अब देखो डायग्राम से समझो, ये आपका मेल है XY, ये आपकी फीमेल है मदर XX। अब डिसीज जो है वो Y से चिपकी हुई है, तो डिसीज कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी? जहाँ पे वाई होगा, है ना, वहीं पे होगी ना जहाँ पे वाई होगा। और वाई कहाँ होगा? जहाँ पे बॉय होगा, है ना। गर्ल्स में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, अलील होता ही नहीं है, तो वहाँ पे डिसीज जाएगी ही नहीं। डिसीज कहाँ जाएगी? सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग में जाएगी। मतलब ये सिर्फ फादर टू सन में ही पास होता है। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती अगर वाई लिंक डिसीज होती है, लड़के अफेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अपने हाथों से ये पूरे मैप्स है ना, एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड, ये बना के देखना। अभी ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, बट आपके माइंड में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये सब कंफ्यूज लगता है, बट एक बार खुद आप चार्ट बनाने बैठोगे देन थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। फिर भी दिक्कत हो तो हम हैं ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप और उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है वो होता कैसे है। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी हमेशा ऑपोजिट होती है। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी जो है वो ए होगी और एंटीजन बी होगा। बी ब्लड ग्रुप का मतलब एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए हो जाएगी। और किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हुआ तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी उस ब्लड ग्रुप में, और एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आपका क्या है? और उस हिसाब से चलो आप कमेंट करके बताओ कि आप में, आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीजन है। बात समझ में आएगी। मेरे ब्लड में तो कोई भी एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हैज द एंटीबॉडी बी, बी हैज द एंटीबॉडी ए बी में कोई भी नहीं होते और ओ में दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 विल बी आर वेरी गुड आंसर। ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा? अगर आपका कोई पार्टनर जिससे आप शादी करने वाले हो दैट इज फिक्स्ड, तो आप अपने बच्चों का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो, है ना, अपना ब्लड ग्रुप और उसके ब्लड ग्रुप का क्रॉस करके। मतलब अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है, मतलब ए ओ बी ओ, तो अब इसको आप मैच करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से हमें तीनों लॉज इसमें दिखाई देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे डोमिनेट क्या करेगा? यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? ए और बी आपके डोमिनेंट है। ठीक है, ए और बी आपके डोमिनेंट है। तभी देखो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स है। ठीक है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, जो ओ है वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर है। बात समझ में आई? दिस वाज आवर ब्लड ग्रुप का सिस्टम। यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, है ना।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देखोगे तो बात आपको समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बात सही है, बिल्कुल सही है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 आपका क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इज XX। नो भाई, XY होता है। एक्सेस किस में होता है, गर्ल्स में होता है, राइट। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसका मतलब हमें फॉल्स पूछा है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी फॉल्स पूछ लिया जाता है। तो ये भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट तो सही है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, 2 ओनली विल बी द आंसर। तो ये तो ऑटोमेटिकली सही हो गया आपका। क्रोमोसोम आर द बेस्ट सीन इन मेटाफेज, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, है ना। आपको माइटोसिस अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको क्रोमोसोम कहाँ पे विजिबल होंगे, मेटाफेज में। क्यों? क्योंकि वो बीच में इक्वेटर पे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, है ना। अभी देखोगे, अभी मेटाफेज आएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर। ये देखो अभी मेटाफेज आएगा, ये देखो यहाँ पे बीच में आपके क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं, तो सबसे बेस्ट विजिबल होंगे। ऑलराइट, तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज आपका इंडियन ज्योग्राफी, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी आ गया, अब थोड़े सिंसियर हो जाना। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आप यहां जाके पढ़ोगे। व्हाई दिस वीडियो? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी हाई एफर्ट वीडियो, जो कि मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के माइंडसेट से बनाई थी। तो यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इस वीडियो में जाके, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वहां पे जाके आप देख लोगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। तो उसी के साथ हमारा डे 12 कंक्लूड हो रहा है। प्लीज टेल मी हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। चीजें बीच में छूटी, फिर आपने कंटिन्यू करा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाए, यू आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो आप ये कर पाए हो। सो कंग्रेचुलेशंस, आई विल सी यू टुमारो विद टुमारोज टॉपिक। PDF आपको ऐप पर और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना।